18th सेंचुरी में ग्रीनलैंड की इस बर्फ की चादर से ढकी दुनिया में यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने कुछ ऐसे सुपर ह्यूमन ताकत रखने वाले लोगों को देखा जो यहाँ के खतरनाक ठंडे वातावरण में भी आसानी से जी रहे थे। जिनके यहाँ इस तरह जीने का राज था एक मिस्टीरियस माउंटेन जो कि पूरी तरह लोहे का बना था और उनकी हर एक जरूरत को पूरी करता था। और इनसे जुड़ी कई एंशिएंट स्टोरीज के मुताबिक ये लोहे का पहाड़ आसमान से जमीन पर गिरा था। और क्या आपको पता है कि ये स्टोरी सच है? क्योंकि 1894 में रॉबर्ट पियरी नाम के एक अमेरिकन एक्सप्लोरर ने इस लोहे के पहाड़ को ढूंढ में निकाला और इतना ही नहीं बल्कि वो इस पहाड़ को अपने साथ अमेरिका भी लेकर आए। लेकिन इस दौरान उसने एक ऐसी गलती की जिस गलती ने करीब 6 लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी और 4 लोगों की जान ले ली। पर आखिर ये पूरी कहानी क्या है? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। साल 980 के दौर में एरिक द रेड नाम का एक्सप्लोरर जो आइसलैंड में रहा करता था, उसे अपने पड़ोसी की जान लेने के आरोप में आइसलैंड से निकलने की सजा दी गई। आइसलैंड एक अटलांटिक ओशियन कंट्री है, यानी यहां से निकलने की सजा का मतलब है समुद्र में खाना और पानी की कमी से मौत। एरिक को भी शायद यही लगा था, पर उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जिसे वो अपना अंतिम सफर समझ रहा था ना, उस सफर ने उसे इतिहास में जगह दे दी। क्योंकि इस सफर के दौरान उसने आर्कटिक सर्कल में मौजूद एक बहुत बड़े लैंडमास की खोज की, जिसने उसे ग्रीनलैंड का नाम दिया। ग्रीनलैंड कई किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढका दुनिया के सबसे खतरनाक जगह में से एक था, जहां का तापमान काफी ठंडा और एनवायरनमेंट काफी ज्यादा हॉस्टाइल था, जहां नॉर्मल इंसानों के लिए रहना तो काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद टाइम टू टाइम कई एक्सप्लोरर्स ने यहां पर कुछ लोगों को नोटिस किया। ऐसे लोग जो ग्रीनलैंड की इस हड्डियों को जमा देने वाले तापमान में भी काफी आसानी से शिकार करके अपना जीवन जी रहे थे, जिन ग्रीनलैंड के वासियों को यूरोपियंस ने इनुइट नाम दिया। अब साल 1818 में पहली बार ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जॉस रॉस ने ग्रीनलैंड के नॉर्दर्न कोस्ट पर रहने वाले नेटिव इनुइट लोगों से कांटेक्ट किया, जहां कैप्टन रॉस ने नोटिस किया कि इनुइट लोग शिकार के लिए खास तरह के चाकू और भाले का प्रयोग कर रहे थे, जिनके आगे लोहे जैसे हार्ड मटेरियल यानी कि धातु की नोक लगी हुई थी। शुरुआत में कैप्टन रॉस ने सोचा कि शायद इनुइट लोगों को यह मेटल कोस्ट लाइन के पास बहकर आई किसी बेकार शिप में मिला होगा, बट वो गलत थे, क्योंकि एक लोकल इनुइट ने कैप्टन रॉस को बताया कि उन्हें ये लोहे के टुकड़े ग्रीनलैंड के एक पहाड़ से मिले हैं। एक ऐसा पहाड़ जो पूरी तरह लोहे से बना है, जिसके टुकड़ों को तोड़कर कई 100 सालों से इनुइट लोग शिकार के हथियार बना रहे हैं, जिसे ग्रीनलैंड वासी साविक सोह कहते थे, जिसका मतलब है ग्रेट आयरन। अब किसी नॉर्मल इंसान की तरह कैप्टन रॉस के लिए भी लोहे के पहाड़ की ये स्टोरी काफी अजीब थी, क्योंकि प्रकृति में ऐसा देखने को नहीं मिलता कि कोई पूरा पहाड़ ही लोहे का बना हो। पर उनके सामने प्रूफ के नाम पर वो हथियार थे जो इस लोहे के पहाड़ के टुकड़ों से बने थे। एंड कैप्टन रॉस जानता था कि अगर इस तरह का कोई पहाड़ सच में एग्जिस्ट करता है तो वो काफी ज्यादा रेयर है और उसकी कीमत भी काफी ज्यादा होगी। जिसके बाद कैप्टन रॉस ने खुद इस लोहे के पहाड़ को ढूंढने का फैसला किया और काफी समय तक ग्रीनलैंड की ठंड, हार्श एनवायरनमेंट में एक्सप्लोरेशन के बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन आयरन माउंटेन की ये स्टोरी ना पूरे यूरोप में इतनी तेजी से फैली कि 1818 से लेकर 1883 के बीच ब्रिटिश, स्वीडन एंड डेनमार्क के द्वारा भी इस पहाड़ को ढूंढने के लिए कई एक्सप्लोरेशन मिशन चलाए गए, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ सिवाय एक इंसान के, अमेरिकन एक्सप्लोरर रॉबर्ट ई पियरी, जिसने 1894 में उस लोहे के पहाड़ को ढूंढ लिया। लेकिन आखिर कैसे? देखो, एक्चुअली रॉबर्ट पियरी एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर था जो अपने नॉर्थ पोल मिशन के लिए काफी फेमस था, जिसका सपना नॉर्थ पोल पर सबसे पहले जाने वाला इंसान बनना था, जिसके लिए उसने आर्कटिक सर्कल में मौजूद ग्रीनलैंड पर इनुइट लोगों के बीच अपनी लाइफ का काफी समय बिताया, उनके इस खतरनाक वातावरण में जीने के तौर तरीके एंड उनकी भाषा सीखी। पियरी इनुइट लोगों के साथ रहते हुए उन्हें यूरोप की मेटल वेपन्स लाइक गन देता था और उनसे पोलर बियर और हाथी के दांत लेकर उन्हें यूरोप एंड अमेरिका में जाकर महंगे दामों में बेचता था। रॉबर्ट पियरी को इतिहास का ऐसा पहला इंसान माना जाता है जिसने ग्रीनलैंड के इनुइट कल्चर एंड सर्वाइवल मेथड्स को सीखा था, जिसका उसे फायदा भी मिला।
तो देखो, ग्रीनलैंड के इनुइट लोग रॉबर्ट पियरी को एक फैमिली की तरह मानते थे, उस पर विश्वास करते थे। इसीलिए जब 1894 में पियरी के नॉर्थ पोल पर पहुंचने का मिशन फेल होने के बाद उसने कहानियों के लोहे के पहाड़ को ढूंढने का फैसला किया, तो इसमें इन नेटिव लोगों ने खुद उसकी मदद की। एक इनुइट जिसका नाम एलिकार्ट सियाक था, उसे लोहे की पहाड़ की लोकेशन का पता था, जिसने रॉबर्ट पियरी को गाइड किया और फाइनली 1894 में पियरी की नजर पहली बार इस लोहे के पहाड़ पर पड़ी, जो करीब 30,900 किलो भारी चट्टान थी, जो पूरी तरह से मेटल की बनी हुई थी। एंड ऑफ कोर्स पियरी इसे देखकर ये समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल पीस ऑफ नेचर नहीं है। इवन ये पहाड़ पृथ्वी का है ही नहीं, बल्कि ये तो ऊपर अंतरिक्ष से गिरा है। इन शॉर्ट, ये एक मीटियोराइट था जो आज से ऑलमोस्ट 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से जाकर टकराया था, जो ओरिजिनल तो ऑलमोस्ट 58 टन्स का था, बट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री के दौरान इसके कई टुकड़े हो गए, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा ग्रीनलैंड के साविकसोहा आइलैंड पर गिरा, जिसके टुकड़ों को कई सेंचुरी से यहाँ के इनुइट लोग कोल्ड फॉर्जिंग के जरिए पत्थरों से पीट पीट कर अपने वेपन्स के आगे लगाते थे, जिससे उन्हें शिकार करने में मदद मिलती थी। अब रॉबर्ट पियरी इस आयरन मीटियोराइट को देखकर यह समझ गया था कि इसकी कीमत अमेरिका में काफी ज्यादा होगी, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो इस पूरे 30,000 किलो के मीटियोराइट को वापस अमेरिका लेकर जाएगा। एंड ऑफ कोर्स ये आसान तो बिल्कुल नहीं था। ऊपर से मीटियोराइट का काफी हिस्सा इंपैक्ट के चलते जमीन के नीचे तक दबा हुआ था, जिसने इसे यहाँ से मूव करना और भी मुश्किल बना दिया था। रॉबर्ट पियरी को इस मीटियोराइट को यहाँ से निकालने और ग्रीनलैंड की कोस्ट पर मौजूद पियरी के जहाज तक पहुंचाने में ही करीब 3 साल लग गए थे, जिसके लिए उसने यहाँ एक छोटे से रेलवे नेटवर्क तक को बनाया था। नाउ ऑफ कोर्स ये हार्ड वर्क पियरी ने तो नहीं किया, बल्कि इसमें उसकी मदद यहाँ के इनुइट लोगों ने की थी, क्योंकि जिस ग्रीनलैंड के कोल्ड एनवायरनमेंट में आम इंसान का ठीक से चलना भी मुश्किल था, उसमें यहाँ के इनुइट लोगों के लिए रहना और जीना काफी आसान था, जिनकी ये एबिलिटी काइंड ऑफ सुपर ह्यूमन की तरह थी, जो इन्हें एवोल्यूशन ने दी थी। और इनकी ये एबिलिटी एंड रॉबर्ट पियरी की हेल्प करना इन्हें बहुत भारी पड़ने वाला था, क्योंकि देखो इस एबिलिटी से यूरोप और अमेरिका के कई वैज्ञानिक प्रभावित थे। एंड न्यूयॉर्क के अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने रॉबर्ट पियरी के साथ डील की थी कि वो इस बड़े से मीटियोराइट के साथ में कुछ ग्रीनलैंड के इनुइट लोगों को भी अपने साथ अमेरिका लेकर आए, ताकि वो उनके शरीर पर स्टडी करके उनकी एबिलिटी का राज जान सके। तो दोस्तों, मीटियोराइट को शिप करने के दौरान रॉबर्ट पियरी की शिप पर केवल मीटियोराइट ही नहीं था, बल्कि उसने म्यूजियम के कहने पर ग्रीनलैंड की नुक्ताक ट्राइब के 6 इनुइट को भी अपने साथ ले जाने के लिए मना लिया था, जिनके नाम थे कुईसुक एंड उसका 7 साल का बेटा मिनिक, उईसाकासाक एक हंटर नुक्ताक और उसकी पत्नी अटानगाना एंड उनकी बेटी एवियाक। अब पियरी ने इन सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि अगर वो अमेरिका जाते हैं और अपने ऊपर स्टडी करने में म्यूजियम की मदद करते हैं, तो उन्हें और भी बेहतर वेपन और मेटल टूल्स दिए जाएंगे, और जिसके 1 साल बाद वे खुद उन्हें ग्रीनलैंड उनके घर छोड़कर आएंगे। पर ग्रीनलैंड छोड़कर अमेरिका जाने का इन लोगों का ये फैसला इनके लिए जानलेवा साबित हुआ। साल 1897 में जब रॉबर्ट पियरी अपने इस जॉइंट आयरन मीटियोराइट और 6 इनुइट लोगों के साथ ब्रुकलिन नेवी यार्ड पहुंचे, तो इन्हें देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पियरी ने टिकट बेचकर मीटियोराइट एंड इन 6 इनुइट लोगों को शोकेस की तरह दिखाया, और इस शो को ऑलमोस्ट 20,000 लोगों ने देखा, जिससे उसने काफी सारे पैसे इकट्ठा किए, और इसमें से कुछ भी पैसा इन इनुइट लोगों को नहीं दिया गया। इसके अलावा पियरी ने ये मीटियोराइट अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को $40,000 यानी आज के ऑलमोस्ट $1 मिलियन, जो इंडियन रुपीस में ऑलमोस्ट 8 करोड़ होते हैं, उसमें बेच दिया। साथ ही इन 6 इनुइट लोगों को भी इसी म्यूजियम के हवाले कर दिया और वापस अपनी नॉर्थ पोल की खोज पर निकल गए। और देखो, ये आखिरी बार था जब इनमें से 5 लोगों ने रॉबर्ट पियरी को अपनी जिंदगी में आखिरी बार देखा था। पर आखिर ऐसा क्या हुआ इसके बाद? तो देखो, दुनिया के सबसे कोल्ड टेम्परेचर और हार्श एनवायरनमेंट में रहने वाले इन लोगों पर स्टडी करने के लिए अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने इन्हें न्यूयॉर्क के गर्म बेसमेंट में रहने के लिए मजबूर किया,
जहां गंदगी और गर्म वातावरण के एक्सपोजर में ये जल्दी ही बीमार पड़ना शुरू हो गए। मिनिक के फादर क्विसुक पहले ऐसे इनुइट थे जिनकी अमेरिका में इन बीमारियों और गर्म वातावरण से जान चली गई। इसके बाद नुकताक और उसकी पत्नी अतानगाना और उनकी बेटी एवियाक भी अमेरिका के वातावरण में सरवाइव नहीं कर सके। उइसाकास की भी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई, जिसके चलते उसे एक शिप के जरिए 1899 में ग्रीनलैंड भेज दिया गया। अब केवल न्यूयॉर्क में इनमें से केवल मिनिक ही बचा था, जिसे बताया गया कि उसके पिता क्विसुक और उसके बाकी साथी जो उसके साथ यहाँ पर आए थे, सबकी मौत के बाद उनके शरीर का म्यूजियम द्वारा अंतिम संस्कार करते हुए जमीन में दफन कर दिया गया है। पर असल में ये भी म्यूजियम का एक बहुत बड़ा झूठ था, क्योंकि बाद में ये सामने आया कि म्यूजियम ने मिनिक के पिता और बाकी सभी इनुइट लोगों की बॉडीज को म्यूजियम में स्टडी के लिए रखा हुआ था। यहाँ तक कि क्विसुक के दिमाग को तो काट कर उसके ब्रेन पर भी साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे, जिसकी फोटो 1901 की एक साइंटिफिक रिपोर्ट में देखी गई थी। अब इस समय मिनिक काफी छोटा था, जिसे म्यूजियम द्वारा एक फैमिली को दे दिया गया, जहां उसे नाम रखा गया विलियम वैलेस। जैसे जैसे मिनिक बड़ा हुआ, उसे अपनी रियल फैमिली के बारे में पता चला। उसे ये पता चला कि उसके पिता का स्केलेटन अभी भी म्यूजियम के पास है, जिस पर आज भी विज्ञान के नाम पर स्टडी की जा रही है। मिनिक के लिए ये काफी हार्ट ब्रेकिंग था, जिसके बाद साल 1907 में मिनिक ने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल के जरिए म्यूजियम से रिक्वेस्ट की कि वो उसके पिता की बॉडी को उसे वापस कर दे, ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सके। बट म्यूजियम ने मिनिक की सारी बातों और रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर दिया। फाइनली थक हार कर मिनिक ने रॉबर्ट पियरी को एक लेटर लिखा, जिसमें उसने पियरी से रिक्वेस्ट की कि वो उसे वापस ग्रीनलैंड उसके घर छोड़ दे। पर पियरी ने उसे जवाब दिया कि उसकी शिप में मिनिक के लिए कोई जगह नहीं है। अब इस दौरान एक अमेरिकन न्यूज़पेपर को अपनी ये दुखद स्टोरी बताते हुए मिनिक ने कहा कि मैं रॉबर्ट पियरी को कभी भी माफ नहीं करूंगा। साल 1909 में रॉबर्ट पियरी जब नॉर्थ पोल के मिशन से अपनी बहादुरी के किस्से सुनने अमेरिका पहुंचे, तो उसे वहां कई लोगों द्वारा मिनिक और उसके परिवार के साथ जो हुआ उस बात पर क्रिटिसाइज किया गया, जिसके दबाव में आते हुए उसने मिनिक को वापस ग्रीनलैंड छोड़ने का फैसला किया। एंड फाइनली अब मिनिक अपने घर जा रहा था, लेकिन दुख अभी भी उसकी आंखों में था। उसने जाने से पहले एक लोकल न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुझे अपने पिता का शव छोड़कर अकेले ही घर लौटना होगा, जो आप लोगों के निर्दयी वैज्ञानिकों ने अपनी कोल्ड ब्लडेड साइंटिफिक स्टडी के नाम पर मुझसे छीन लिया है। जब वो ग्रीनलैंड वापस पहुंचा तब उसकी उम्र ऑलमोस्ट 20 साल हो चुकी थी, और क्योंकि रॉबर्ट पियरी द्वारा मिनिक को केवल 7 साल की उम्र में ही ग्रीनलैंड से ले जाया गया था, तो अब इतने साल बीत जाने के बाद मिनिक इनुइट लोगों की अपनी लैंग्वेज और सारे कल्चर्स को भूल चुका था। इसीलिए उसने दोबारा से अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर को सीखा और काफी टाइम ग्रीनलैंड में बिताया, और साल 1916 में वापस अमेरिका आने का फैसला किया, ताकि वो दोबारा से अपने पिता की बॉडी को पाने की कोशिश कर सके। पर उसकी किस्मत ने उसका ज्यादा साथ नहीं दिया, क्योंकि इस दौरान 1918 में एक बीमारी के चलते उसकी जान चली गई। मिनिक की मौत के बाद केन हार्पर, जो मिनिक की स्टोरी से काफी प्रभावित थे, उन्होंने मिनिक के जीवन पर 1986 में एक फेमस बुक गिव मी माई फादर्स बॉडी लिखी, जो कि बहुत फेमस हो गई। एंड साल 1993 आने तक अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने प्रेशर में आकर अपनी गलती को माना और मिनिक के पिता सहित सभी इनुइट लोगों की बॉडी ग्रीनलैंड सरकार को वापस दे दी। आज भी वो आयरन मीटियोराइट अमेरिकन म्यूजियम में केप यॉर्क मीटियोराइट के नाम से डिस्प्ले किया गया है, जिसके सामने आपको इसे खोजने वाले रॉबर्ट पियरी की बड़ी सी तस्वीर मिलेगी और इस मीटियोराइट को यहाँ तक लाने की उसकी कहानी मिलेगी। पर इस कहानी में कहीं पर भी आपको मिनिक या उन इनुइट लोगों का जिक्र नहीं मिलेगा, जिन्होंने इस मेटल के पत्थर के चक्कर में अपना पूरा परिवार और अपनी जिंदगी खो दी। वैसे देखो, यहाँ पर मेरा एक पर्सनल थॉट ये आता है ना कि इन बड़े बड़े म्यूजियम के चक्कर में इतने बड़े बड़े कंट्रीज ने ना जाने कितने ही छोटी छोटी कंट्रीज या कहे कि परिवारों को उजाड़ा है, उनसे काफी कुछ छीना है, जिसे आज वो वहाँ पे जमा करके रखते हैं और उन्हें देखने के लिए हम पैसे देते हैं और उन्हें जाकर देखते हैं। ये कितनी दर्द भरी कहानियां होती है जिनको बनाया गया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अब चाहे आप यहाँ पर बात करें द ब्रिटिश म्यूजियम की, जहाँ इंडिया से लूटे हुए चीजों को वहाँ डिस्प्ले किया जाता है और इंडियंस ही जाकर वहाँ पर विजिट करके देखते हैं, उनको पैसे देते हैं। वैसे आपके क्या थॉट्स हैं इन पर, मुझे नीचे कॉमेंट में लिखकर जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। अब दोस्तों, अगर आपको नॉर्थ पोल की ये कहानी पसंद आई है तो आपको ये वाली कहानी भी जरूर पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया था कि साउथ पोल में बसे अंटार्कटिका को खोजना कितना ज्यादा चैलेंजिंग था।
ये इतना चैलेंजिंग था कि कई सालों तक तो मानव इतिहास में ये पता ही नहीं था कि अंटार्कटिका नाम की कोई कॉन्टिनेंट मौजूद भी है और क्या अंटार्कटिका में भी नॉर्थ पोल की तरह ही कोई जनजाति रहा करती थी। इस पूरे कहानी को जानने के लिए आप यहाँ पर टैप करके इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।